आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो मैं प्रीति आपके साथ लेकर के आई हूँ आपका जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस यानी कि जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत सबसे लास्ट टॉपिक आपका उत्सर्जन टॉपिक। कौन सा? एक्सक्रीशन टॉपिक लेकर के आए हैं। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में हमने क्या पढ़ लिया था। हमने बेटा पढ़ लिया था कि सबसे पहले हमने खाना खाया। खाना खाने के लिए हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम था, तो हमने खाने को पचाया डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जब हमने खाने को पचाया तो वो कहाँ गया? ब्लड में। ब्लड में फिर हमने क्या किया? रेस्पिरेशन कर लिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे बहुत से सारे अंग, लंग वगैरह और सारे काम करके क्या बनाया था हमारा? एनर्जी। एनर्जी बन करके क्या हुई? फिर ब्लड में आ गई। तो ब्लड में क्या हुआ? हमने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ लिया था कि ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर हम लास्ट टॉपिक बचता है हमारा उत्सर्जन। तो हम उत्सर्जन पढ़ेंगे कि उसमें हमने जो खाया, खाने के बाद पचा करके जो खाना अवेस्ट बचा या अवशिष्ट पदार्थ बचे तो उनका हम एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो वो जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कैसे करते हैं। तो सबसे मेन चीज है हम ये पढ़ते हैं कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत उत्सर्जन, जैसे कि हमने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला है, अपने शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। जैसे वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कर्षण किया जाता है यानी निष्कासन किया जाता है, वही उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन जैसे कि हम सोचते हैं, हमें लगता है ऐसा कि हम जब खाना खाते हैं और जो हमारा फीकल मैटर निकलता है वही उत्सर्जन है। नहीं बेटा, उसे उत्सर्जन नहीं बोलते हैं। तो उत्सर्जन बोलते किसे है? तो हम देखो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया बेटा, आपने खाना खाया। जैसे आपने क्या किया? खाना खाया। खाना खा करके क्या किया आपने? जैसे ये क्या किया? भोजन खाया। भोजन खाया यानी कि इनटेक किया। क्या किया? इनटेक किया। फिर क्या हुआ? ये कहाँ गया हमारा? इजेशन के थ्रू क्या किया हमने? इजेशन किया। इजेशन यानी कि खाना हमारा कहाँ गया? बाहर। फीकल मैटर बन गया। क्या बन गया? फीकल मैटर। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? ये हमारा उत्सर्जन नहीं है। इसके बाद हमारा सबसे बाद में क्या जाता है? जब ये पच करके खाना हमारा कहाँ जाता है? छोटी आंत के थ्रू। छोटी आंत के थ्रू कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड के अंदर। कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर यानी खून के अंदर। फिर क्या होगा? इसमें सेल्स होंगी हमारी। तो जो सेल्स के अंदर यानी कि जो हमारी सेल्स के अंदर होगा, खाना पच करके कहाँ जाएगा? सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर। कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर। तब क्या होगा? हमारा पोषण होगा। कोशिका के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स जब जाएंगे तब उनसे बने अपशिष्ट पदार्थों को जब यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, फिर एनर्जी जब रिलीज होगी तब हमारे एक्सक्रीटरी जो बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने भोजन किया जैसे इजेशन किया। इजेशन तो हमारा एक्सक्रीशन नहीं होता यानी उत्सर्जन नहीं होता है। लेकिन जब भोजन को पचा करके हमने खून के अंदर भेजा, कहाँ? खून के अंदर, ब्लड के अंदर गए। तो ब्लड के पास क्या होती है? सेल्स होती है। तो ब्लड हमारा कहाँ लेकर के जाएगा? पोषक तत्वों को कहाँ लेके जाएगा? ब्लड के अंदर, खून के अंदर। तो खून के अंदर लेकर के जाएगा। फिर हमारी खून कहाँ लेके जाएगा? कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर ही एनर्जी बनेगी। एनर्जी के साथ वेस्ट मटेरियल भी बने थे। हमने श्वसन के अंदर देखा था। क्या? श्वसन टॉपिक के अंदर देखा था कि उसमें क्या बने थे? वेस्ट मटेरियल भी बने थे। तो ये कोशिका के अंदर हमारा क्या होता है? एक्सक्रीशन भी होता है। कहाँ क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बनते हैं। एक्सक्रीटरी क्या बनते हैं? प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। वैसे सभी जीवों में क्या होता है? उत्सर्जन होता है। एक कुछ की जीव क्या करते हैं? यूनिसेलुलर। आपने अमीबा पढ़ा होगा सबसे पहले।
पोषक वाले चैप्टर में या टॉपिक में क्या पढ़ा था कि अमीबा जो होता था वो हमारा क्या करता था, जैसे ये अमीबा है तो अमीबा ने क्या किया, बाहर से कोई पार्टिकल आया भोजन का या भोजन लिया तो उसने क्या किया, इनटेक किया भोजन को, इंगल्फ कर लिया, क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया, फूड वैक्यूल बना लिया था, क्या बना लिया था, फूड वैक्यूल बना लिया था भोजन के चारों ओर, किसके, फूड के चारों ओर फूड वैक्यूल बना लिया था। फिर क्या किया हमारा अमीबा, जैसे ये था अमीबा, तो बेटा अमीबा ने क्या किया, फिर से इसको न्यूट्रिएंट्स इसके सारे ले लिए, पोषक तत्व सारे ले लिए, किसके, फूड के, किसके, फूड के सारे पोषक तत्व ले लिया और किसमें, जीव इसमें कोशिका द्रव्य में फिर से फेंक दिया और कोशिका द्रव्य से जा करके फूड मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर चला जाता है, कहाँ, कोशिका के बाहर। तो ये क्या करते हैं, अपने शरीर के द्वारा ही बाहर निकाल देते हैं वेस्ट मटेरियल को। तो देखिए उसकी जीव अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से क्या करते हैं, जैसे ये हमारी बॉडी की सरफेस है और इसी से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, उत्सर्जी पदार्थ को, है ना। तो इसी तरह क्या होता है हमारा जो हमारे शरीर के अंदर, जैसे हम सब लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिका है। यूनिसेलुलर में एक कोशिका थी, एक ही कोशिका सारा काम करती थी, वही खाना खा उसी में आता था, उसी में क्या होता था, अपशिष्ट पदार्थ बनते थे, फिर बाहर निकाला जाता था, है ना। तो बेटा जो हमारे अंदर जो सिस्टम होता है, तो हमारे अंदर अलग अलग हर कार्य के सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन के लिए न्यूट्रिएंट्स जिससे मिलते थे तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, पाचन तंत्र था, और श्वसन किया था हमने तो हमारे श्वसन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम था, और जैसे ट्रांसपोर्ट किया हमने, परिवहन किया ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को, तो उसमें क्या था, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कार्य कर रहा होता है। वैसे ही हमारे उत्सर्जन के लिए क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा पूरा कार्य कर रहा होगा, उसके लिए भी स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं ना, जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ब्लड को छानते हैं। तो हम देखते हैं हमारे बहुकोशिकीय जीव के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए स्पेसिफिक क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो हम देखते हैं हमारा मनुष्य का उत्सर्जी अंग, हम ही क्या है, बहुकोशिकीय है, तो हमारे अंदर उत्सर्जी अंग कौन सा होगा, तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, सबसे मेन अंग कौन सा होता है, किडनी, कौन सा होता है हमारा, किडनी। वृक्क कौन सा होता है, वृक्क होता है। तो हमारा सबसे मेन यही होता है, किडनी जो होता है वही हमारे ब्लड को छानता है, हमारे ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी कहाँ पर होती है। तो किडनी कहाँ पर होती है बेटा, किडनी जो होती है वो हमारी कहाँ होती है, डॉर्सल सरफेस, यहाँ डॉर्सल पर होती है, पीठ के साइड पर होती हैं। कितनी होती हैं, 2 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं, 2 जोड़ी। तो हम पहले ये बना लेते हैं अपना किडनी का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए पहले ये आई हमारी वेना कावा, इसको लीव से बनाते हैं, और ये आई हमारी अयोर्टा, क्या आई, अयोर्टा, और इनसे क्या जुड़ी होती है, रीनल वेन्स, और रीनल वेन्स जुड़ी होती है, और रीनल आर्टरी, क्या आती है, रीनल वेन्स और रीनल आर्टरी, क्या आती है, रीनल वेन्स और रीनल आर्टरी। ये यहाँ से ऐसे गई और ये यहाँ से ऐसे, और ये देखो हमारा ये क्या गया, ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ से निकल गई, और ये जा करके इससे जुड़ गई, है ना, और ये वाली इधर आ गई, ये बन गया हमारा। अब हम क्या देखते हैं इसमें, वृक्क की संरचना बनाते हैं। तो ये इसमें जुड़ गई, ठीक से बनाते हैं इसको। तो हमारा जो वृक्क होता है यही क्या होता है, सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और क्या होता है इसमें, ये हमारी किडनी हो गई,
और इसके रीनल पार्ट हम देख लेते हैं। अब फिर से इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं ऐसे करके। ये देखो, ये क्या हो गई हमारी किडनी, क्या हो गई किडनी। वृक्क, इसी को क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। और इस पर क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती हैं, अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती हैं, है ना। और आगे फर्दर ये क्या डिवाइड होती है, इसमें यहाँ से क्या निकली होती है, अंदर की तरफ से यूरेटर निकली होती है। क्या निकली होती है, मूत्रवाहिनी निकली होती है। फिर क्या होता है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर मूत्रवाहिनी कहाँ खुलती है, हमारे ब्लैडर के अंदर। और ब्लैडर से क्या जुड़ा होता है, यूरेथ्रा। क्या होता है, यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन को बाहर पास कर दिया जाता है। कहाँ, बाहर। तो हम देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहले ये हो गई हमारी, क्या हो गई, रीनल आर्टरी हो गई। क्या हो गई, रीनल आर्टरी, यानी रीनल धमनी। क्या हो गई, रीनल धमनी, जो ब्लड को लेकर के आती है। कहाँ से, हमारे कहाँ से, हार्ट से लेकर के आती हैं। क्या लेकर के आती हैं, ब्लड को लेकर के आती हैं। और इधर ये हो गई हमारी कौन सी, ये वाली, इनको बोलते हैं रीनल वेन। क्या बोलते हैं, रीनल वेन, यानी कि रीनल शिरा। क्या हो गई, रीनल शिरा, ये ब्लड को लेके जाती हैं। और यहाँ पर ये देखो, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या हो गई, अधिवृक्क ग्रंथि। इसी से एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। फिर यहाँ से देखो, ये पूरा हमारी आई वेना का, और ये आई हमारी आर्टरी, महाधमनी। महाधमनी से जुड़ करके ये हो गई रीनल धमनी और रीनल आर्टरी। फिर हम देखते हैं यहाँ से हमारा क्या निकला, यूरेटर। क्या निकला, यूरेटर, यानी कि मूत्रवाहिनी। क्या निकली, यूरेटर, यानी कि मूत्रवाहिनी, जिसके थ्रू हमारा यूरिन जाता है। कहाँ, ब्लैडर में। किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। तो ये ब्लैडर हो गया। और ये क्या हो गया, ये अपनी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, यानी मूत्राशय। और ब्लैडर क्या होता है, जहां पर मूत्र इकट्ठित होता है, यानी यूरिन जो हमारा होता है कलेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर। और यूरेटर क्या होती है, ये नलिका होती है जो किडनी से लेकर के ब्लड, उसको यूरिन को लेकर के आती है ना। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, हमारा कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और अंदर क्या बोलते हैं इसको, मेडुला पार्ट बोलते हैं, है ना। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, उत्सर्जी अंग। ये पूरा कार्य करता है किसको, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। सबसे मेन काम यही होता है। क्या करता है ये, यूरिन पास करवाता है, अपशिष्ट पदार्थों को फिल्ट्रेट से क्या करता है, यूरिन में बदल करके बाहर शरीर के वेस्ट के रूप में बाहर निकाल देता है। तो हमारी किडनी कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। डोर्सल साइड पर हमारे, कहाँ, यहाँ पर वर्टिबल कॉलम से, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे दोनों जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, किडनी। और ये कैसे होते हैं, बीन शेप के, यानी कि सेम के आकार के। कैसे, सेम के आकार के होते हैं, दो बीज के आकार के होते हैं, और दोनों हमारे इधर इधर साइड में, यानी कि डोर्सल साइड में स्थित होते हैं। फिर क्या होता है, ये जो किडनी होती है ना, ये जुड़ी होती है, रीनल वेन्स आती है, इनमें रीनल आर्टरी आती है, और उससे क्या होता है, यूरिन बनता है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस चलता है। इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, हमारी जो किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हमने देखा होगा, हमारी जो सेल है, सेल क्या हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, वैसे ही किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ही यूरिन क्या होता है, फिल्टर होता है। क्या होता है, हमारा फिल्ट्रेट जो होते हैं वो धीरे धीरे उनमें चीजें एब्जॉर्ब की जाती हैं, और कुछ जो एक्सक्रीटरी होती है उनको बाहर निकाला जाता है ना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। फिर देखिए इसमें क्या चीजें आई थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी पूरी प्रोसेस देख लेते हैं
क्या क्या होता है, जैसे ये हमारा देखो, ये हमारी किडनी है, ये रीनल वेन आ गई, यहाँ रीनल आर्टरी, कॉर्टेक्स है, मेडुला, मेडुला अंदर का भाग होता है, कॉर्टेक्स बाहर का भाग होता है। और इससे क्या जुड़ करके आते हैं, ये देखो ये यूरेटर है, यानी कि मूत्रवाहिनी। क्या होते हैं, मूत्रवाहिनी, जो यूरिन को लेकर के जाती हैं, मूत्रवाहिनी। और ये क्या हो गया, हमारा ब्लैडर, जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, फिर जब उनको सिग्नल मिलता है ना, हमारे न्यूरॉन्स देते हैं कि अब यूरिन पास कर दो, तो यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन पास हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तुम्हारे देखो मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, इसमें दुजुड़ी वृक्क उत्सर्जी अंग होते हैं, और ये कशेरुक उदर गुहा में कहा, कशेरुक दंड यानी कि वर्टिबल कॉलम से जुड़े हुए होते हैं दोनों पीछे की तरफ। और हमारा जो लेफ्ट वाला जो किडनी है वो थोड़ा ऊपर की साइड होता है, और राइट वाला किडनी जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है ना। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारा लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर है, और राइट वाला किडनी जो होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। और क्या होता है, रीनल शिरा वृक्क से रुधिर एकत्रित करके पश्च महाशिरा में पहुंच जाती है। तो रीनल शिरा जो होती है वो क्या करती है, हमारे रुधिर को एकत्रित करती है। अभी आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वहाँ रीनल शिरा लेकर के आती है ब्लड को, और फिर कहाँ पहुँचाती है, पश्च महाशिरा तक। कहाँ, पश्च महाशिरा तक, सबसे बड़ी वाली शिरा में, जो ब्लड को लेकर के जाती है हार्ट तक, है ना। तो हम देखते हैं फिर क्या होता है, प्रत्येक वृक्क के भीतरी किनारे से एक मूत्रवाहिनी निकली होती है। तो हमने स्ट्रक्चर में बनाया था कि भीतरी शिरा से ये क्या निकली है, हमारी मूत्रवाहिनी, यानी यूरेटर निकली हुई है। और क्या होता है, जो मूत्राशय में खुलती है, जहाँ पर ये ब्लैडर के अंदर खुल गई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया था। फिर हम देखते हैं कि हमारे वृक्क, एक वृक्क की पूरी संरचना कैसे देखते हैं, हमारा लॉन्गिट्यूडनल उसको काट करके कि क्या क्या वृक्क के अंदर चीजें होती हैं और कैसे ये उत्सर्जन करते हैं, है ना। तो इसकी हम एनाटॉमी देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो वृक्क की संरचना हम देखते हैं, किसकी, वृक्क की संरचना। तो वृक्क में क्या होता है, जैसे कि हमारा ये वृक्क हुआ, ये हमने बनाया, ये बीन के शेप का होता है। कैसा, बीन की शेप का हम एक ही बना रहे हैं। तो ये देखो, ये हमारा वृक्क हो गया। और क्या हो गया, इससे क्या जुड़ के करके आती है हमारी, यहाँ पर आती है हमारी आर्टरी, रीनल आर्टरी आती है। और क्या आती है हमारी, रीनल वेन। क्या आती है, रीनल वेन। इसी के पास से एक आती है हमारी रीनल वेन, और इससे लग करके क्या आता है, यहाँ पर देखो पूरा ये जो होता है हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। ये बाहर का आवरण होता है किडनी का, वृक्क का बाहरी आवरण, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। फिर क्या होता है, ये हमारी ये हो गया हमारा रीनल कैप्सूल। और इसको क्या बोलेंगे, हमारी ये क्या हो गई, रीनल वेन। क्या हो गई, रीनल वेन, जो ब्लड को लेकर के जाती है रीनल वेना कावा तक, किसके, पश्च महाशिरा तक। और ये क्या हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। इसको क्या बोलेंगे, रीनल रीनल शिरा, रीनल शिरा हो गया। और ये क्या हो गई हमारी, रीनल धमनी। फिर हम देखते हैं इससे निकल करके एक आती है, अब इधर पूरा प्रोसेस इसमें देख लेते हैं अंदर कि क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये हमारा ये क्या हो गया, सबसे बाहर का हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और ये अंदर का पार्ट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। और ये देखो क्या हो गया, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया, ये वाला क्या बोलेंगे इसको, कॉर्टेक्स। और ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, मेड्यूला।
मेड्यूला में ऐसे 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 करके क्या होते हैं, पिरामिड वाले स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। क्या बोलेंगे, रीनल पिरामिड, पिरामिड बोलते हैं, रीनल पिरामिड। और क्या इसको, इस वाले स्ट्रक्चर, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हमारा, मेड्यूला। क्या बोलेंगे, मेड्यूला। और ये क्या होता है हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर ये हो गया क्या, कॉर्टेक्स वाला। और ये अंदर तक इसके घुसा हुआ होता है, यानी कि धंसा हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी। तो ये पूरा हो गया। ये कैसा होता है, कॉर्टेक्स का भाग हमारे बैंगनी कलर का होता है। कैसा, बैंगनी कलर का। तो बाहरी भाग क्या हो गया, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग क्या हो गया, मेड्यूला। क्या हो गया, मेड्यूला। और इससे निकल करके फिर से क्या आती है, यहाँ पर ये जुड़ी हुई होती है ऐसे ऐसे करके। तो इनको क्या बोलते हैं हमारे, रीनल पैपिला या मेड्यूलरी पैपिला, रीनल पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल पैपिला। और ये किससे जुड़ी हुई होती है, ऐसे करके संरचनाएं ब्रांच होती हैं। क्या होती है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होती है हमारे, यहाँ से ऐसे ऐसे करके क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं कैलिक्स। क्या होते हैं, कैलिक्स, रीनल कैलिक्स। क्या बोलते हैं, रीनल कैलिक्स। कैलिक्स यानी, या फिर बोलते हैं माइनर कैलिक्स। फिर ये जुड़ करके क्या बनाती है, मेजर कैलिक्स। क्या बनाती है, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, जिनके थ्रू यूरिन पास होता रहता है। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर जो आगे अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, वो क्या बनाता है हमारा, पेल्विक रीजन। क्या बनाता है, पेल्विक रीजन, पेल्विस बनाता है। फिर इससे निकल करके क्या आती है हमारी, यूरेटर। क्या निकल के आती है, यूरेटर, यानी कि मूत्र वाहिनी। इसी से अंदर के भाग से मूत्र वाहिनी निकल करके आती है। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। कैसे देखते, पहले ये वाली हिस्सा देखते। ये वाला क्या आ गई हमारी, रीनल वेन आई। क्या आई, रीनल आर्टरी, यानी ब्लड लेकर के आती है। रीनल आर्टरी क्या लेकर के आती है, ब्लड लेकर के आती है। और रीनल वेन्स भी आती है, जाती है, जो भी है। और फिर यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हमारे, कॉर्टेक्स। लास्ट वाला सबसे इधर, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेड्यूला। फिर इससे स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, इनको क्या बोलते हैं हमारे, पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड। फिर उससे छोटी छोटी संरचनाएं निकलती है, जिनको क्या बोलते हैं, रीनल कैलिक्स बोलते हैं या माइनर कैलिक्स बोलते हैं। फिर उससे एक संरचना निकलती है, अंदर से निकलती है हमारी यूरेटर, जिनके थ्रू यूरिन पास होता है। इनको क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्र वाहिनी। तो ये हमारी पूरी किडनी हो गई। क्या हो गई, किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर देख लिया हमने कि क्या क्या चीजें होती हैं। और हम आगे अब देखते हैं कि देखो, सबसे पहले किडनी ही पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये किडनी क्या होगी, वृक्क की संरचना कैसी होती है, सेम के बीच के आकार की होती है। ये देखो, ये पूरा ये वाली हमने देखा यहाँ पर, रीनल आर्टरी और रीनल वेन आई। फिर ये पेल्विस से जुड़ी हुई होती है। और इससे क्या निकला, ये यहाँ से यूरेटर पास हो गया, यानी कि एक नलिका निकली। कौन सी, यूरेटर, मूत्र वाहिनी। अब फिर इससे क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर आगे की ओर, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, बाहर की सतह, उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। और उसके पास है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हमारा, कॉर्टेक्स। बाहर का हिस्सा इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और इससे फिर अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, जिनमें पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं, मेड्यूला। मेड्यूला से जुड़ी हुई होती है पैपिला, सबसे एंड वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं पैपिला। इन्हीं के थ्रू हमारे, इन्हीं के बीच में क्या होती है,
वृक्क नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन, जिनके थ्रू यूरिन बनता है। क्या बनता है? यूरिन बनता है, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, कुछ चीजें अवशोषित की जाती हैं, है ना। तो ये हमें, और ये फिर से ये सारी जो पिरामिड है, कैलिक्स वगैरह, कैलिक्स, माइनर कैलिक्स बन करके क्या आती हैं? पेल्विस रीजन में खुलती है। पेल्विस रीजन हमारा थोड़ा सा चौड़ा वाला भाग होता है ना, तो वहां पर क्या होता है? यूरिन कलेक्ट हो जाता है और इसके यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में चला जाता है, फिर यूरेथ्रा में चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। देखो, किडनी के भीतर धंसे हुए भाग को, कीप के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? हमारा पेल्विस कहते हैं। और बाहर के बैंगनी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये वाला कॉर्टेक्स हो गया। और केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। तो हमने ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया किडनी के बारे में, किडनी क्या होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा किडनी के कार्य क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शन क्या करती है। तो हमारी किडनी का सबसे मेन काम क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर सिक्रीट करना, है ना। तो सबसे मेन क्या सिक्रीशन होता है? यूरिया का। क्या होता है? यूरिया का। और क्या होता है? किडनी में पूरा फिल्ट्रेट होता है, जैसे कि पानी और चीजों का कुछ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। तो हमारी किडनी के अंदर क्या होता है? जैसे कि लीवर में क्या हुआ? सबसे पहले लीवर में अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया प्रोटीन पदार्थों को, उपापचय में जो भी निकले वेस्ट पदार्थ, जैसे एमिनो एसिड के एनाइनीकरण से बहुत सारे क्या निकलते हैं? हमारे वेस्ट मटेरियल मिलते हैं, नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं। तो वो सारे कहाँ सिक्रीट कर दिए जाते हैं? किसके अंदर? वृक्क के थ्रू सिक्रीट कर दिए जाते हैं, बाहर यूरिन के थ्रू सिक्रीट कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? अपशिष्ट और बाह्य पदार्थों का उत्सर्जन। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि हमने अभी बताया, क्या बनता है? यूरिया, यूरिक एसिड बनता है, और क्या बनती है? हमारे क्रिएटिनिन बनता है। तो ये सब चीजें क्या करती है? हमारी किडनी बाहर निकाल देती है। और हार्मोन्स का उत्पादन भी किसका कार्य होता है? हमारी किडनी का। किडनी में हमारे क्या होते हैं? एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं, जो क्या करते हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करते हैं। और क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर क्या होता है? हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, हमारे रुधिर दाब को भी रेगुलेट करते हैं। तो इसमें बहुत सारे, और एसिड बेस को भी हमारे बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? एसिड बेस को भी, जैसे अम्ल क्षार को भी नियंत्रित करते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे मसल्स के अंदर और हमारी धमनियों, वेन्स के अंतर्गत एसिड बेस का बैलेंस बना रहता है, अम्ल क्षार का बैलेंस बना रहता है। तो हमारे क्या होता है? ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं और रक्त के परासरण को मेंटेन करते हैं। तो इसमें क्या होती है? हमारी ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है। परासरण नियमन क्या होते हैं? परासरण नियमन। परासरण नियमन क्या होता है? कि मिनरल्स की मात्रा, जैसे कि हमारे ब्लड में क्या होती है? मिनरल्स की मात्रा जिस हिसाब से होगी, उसी हिसाब से हमारा वाटर, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि हमारे शरीर में अंदर हमने एक्सेस मात्रा में पानी पी लिया, बहुत सारा जो पानी पी लिया, तो हमारा क्या हो गया? जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, मतलब कि तन हो गया, उनके अंतर्गत पानी ज्यादा आ गया। तो हमारा पानी क्या, जो हमारी किडनी क्या करेंगी? तो वो कम मात्रा में ही चीजें एब्जॉर्ब करेंगी, बाकी सब क्या करेंगे? एक्सक्रीट कर देंगी, यूरिन के थ्रू पास आउट कर देंगी। किसको? यूरिन को या पानी को। तो पानी को क्या करेंगी? एक्सक्रीट कर देंगी, उत्सर्जित कर देंगी। और अगर जो हमने पानी कम पिया, जैसे कि हमारे पसीना आ गया, बहुत सारा पानी लॉस्ट हो गया, निकल गया, तब किडनी क्या करेंगी? बहुत ही ज्यादा, मतलब मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और पानी को थोड़ा, उसको यूरिन को क्या करेंगी? कॉन्सेंट्रेट कर देंगी, सांद्रित कर देंगी। इसीलिए यूरिन क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। आपने जैसे ज्यादा पानी पिया तो यूरिन क्या होगा? ज्यादा मात्रा में पास आउट हो गया तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। और जो कम मात्रा में पानी पिया तो क्या होगा? हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, है ना। तो ये सारे कार्य जो होते हैं हमारे किडनी के होते हैं, जैसे कि पीएच मेंटेन करना। तो ये सारे हमने कार्य पढ़ लिए, किडनी के क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा नेफ्रॉन क्या होता है। तो हमने किडनी पढ़ ली। किडनी में क्या होता है? हमारे बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी होती है? किडनी की क्या होती है? नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि मिलियंस में, मिलियंस हमने बोला कितने, 10 लाख होते हैं, कितने 10 से और 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक, कितने 1 मिलियन से 1.5 मिलियन तक हमारे कितने होते हैं, 1 मिलियन से यानी 10 लाख होते हैं, क्या होते हैं 10 लाख से और आगे होते हैं 1.5 मिलियन तक, 10 लाख तक होते हैं। 10 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। सोचो कि हम भी मिलीनियर हैं, क्या है, हम भी मिलीनियर हैं, हमारे अंदर भी 10 लाख नेफ्रॉन किडनी के अंदर कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने कोई भाई चिप्स का पैकेट खाया, चिप्स में क्या हुआ, नमक हुआ, तो नमक को भी क्या कर किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो सारे क्या काम करते हैं, नेफ्रॉन्स ही हमारे काम करते हैं। तो इनको क्या होता है, इसमें ये सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, नेफ्रॉन क्या होती है, नेफ्रॉन जो होती है वो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है, किडनी की सबसे छोटी इकाई, इकाई यानी कि हमारे किडनी की, किसकी, किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। और क्या होता है, ये खून के फिल्टर के लिए उत्तरदायी होती है, ब्लड का फिल्टर करती है, किसका, ब्लड का फिल्टर करती है। और इसमें क्या क्या चीजें होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। देखो कि किडनी में क्या क्या चीजें, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन देखो ये हमारा क्या हो गया, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसकी, किडनी की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्या होती है हमारी, नेफ्रॉन, क्या होती है हमारी नेफ्रॉन, क्या। अब हम देखो ये पूरा नेफ्रॉन का पूरा पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती है इसमें। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पर कि हमारी कौन सी, यहाँ पर एफरेंट आर्टरी आई, कौन सी, एफरेंट रीनल आर्टरी, क्या बोलते हैं इसको, एफरेंट यानी एफरेंट आर्टरी, आर्टरी यानी कि कौन सी, अभिवाही धमनी, क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनी। ये क्या लेकर के, ब्लड को लेकर के आई हमारे हार्ट से, कहाँ से, हार्ट से। और फिर क्या हो गया, इसने बना लिया यहाँ केशिकाएं, बहुत सारा गुच्छा ऐसे 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 करके। तो इसको क्या बोलते हैं, हमारा ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। जहाँ पर ये पूरी एफरेंट आर्टरी हमारी ब्लड को बहुत ही प्रेशर के साथ लेकर के आई, फिर वो घूम घूम के एक केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, क्या बन जाता है, केशिकाओं का गुच्छा। ये एफरेंट आर्टरी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है बहुत सारी केशिकाओं के गुच्छों में। फिर हम देखते हैं ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एक कैप्सूल लाइक बोमैन कैप्सूल, यानी कि एक कैप्सूल लाइक या प्याले लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा, प्याले लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर जो होती है हमारी एफरेंट आर्टरी, अभिवाही जो धमनियां होती हैं वो आई ब्लड को लेकर के बहुत ही प्रेशर के साथ। फिर इसी जो केशिकाएं होती हैं इसको क्या बोलते हैं, हमारा ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इसी में क्या होता है, जब प्रेशर के साथ ब्लड आता है तो ब्लड क्या कहता है कि हमारी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या करो, साफ करो। किससे कहता है, ये जो बोमैन कैप्सूल है, ये बोमैन कैप्सूल कैसा होता है, प्याले लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा जो ब्लड आया तो उसने क्या कहा, उससे बोमैन कैप्सूल से कि हमारी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या करो, फिल्टर कर दो। तो ये बोमैन कैप्सूल क्या करेगा, यहाँ से जितनी भी चीजें हैं वो क्या करेगा, जैसे कि हमारे अमीनो एसिड है या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छी चीजें हैं, और क्या करेगा, बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको क्या करेगा, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर डाल लेगा। किसके थ्रू, केशिकाओं के थ्रू। ये क्या होती है, हमारी कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज का गुच्छा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ, क्या बोलते हैं, केशिका गुच्छ, केशिकाओं का गुच्छा होता है। तो बोमैन कैप्सूल क्या करेगा, इन सारी फिल्ट्रेट को क्या लेकर के जाएगा,
और ये यहाँ पर क्या होती है हमारी बहुत सारी ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर। ये क्या हो गई हमारी ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर हो गई। फिर ये क्या हो गया हमारा ऐसे करके एक लूप बना लेगा, फिर से ये क्या करेगा नलिका लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ से ये नलिका खुलेगी एक संग्रहित नलिका में। किसमें? संग्रहित नलिका में यहाँ पर। तो ये पूरी हमारी आ गई, ये हो गए हमारे नलिका। इसको क्या बोलते हैं? पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी। और ये फिर लूप लाइक स्ट्रक्चर बना करके आगे इसके बाद फिर से ये नलिका में डिवाइड हो जाएगी। बहुत ही हाईली क्वाइल्ड होती हैं। क्या होती हैं? कुंडलित होती हैं। इन्हीं के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। ये हमारी हो गई कंप्लीट। ये हो गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट। क्या हो गई? संग्रहित नलिका। तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका? नेफ्रॉन का। अब हम देख लेते हैं। तो ये हमारी इफरेंट आर्टरी हो गई और इधर से क्या हो गया हमारा इधर हो गया हमारी इफरेंट आर्टरी यानी अपवाही धमनी। अपवाही धमनी क्या करेगी? ये ब्लड को फिर से लेकर के जाएगी यहाँ पर। कहाँ से? इधर चारों ओर क्या करेगी? इसको घेर लेगी। यहाँ दूसरे से बनाते हैं। क्या करेगी? ये इसको क्या करेगी? घेर लेगी। किसको? पूरी हमारी नलिकाओं को क्या करेगी? ऐसे 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 करके घेरे हुए रहेगी, जिससे जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो इन्हीं नलिकाओं में हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये क्या होगी? घेरे हुए रहती है। क्या किए रहती है? घेरे हुए रहती है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या करेगी? ऐसे ऐसे घेरे रहेगी। फिर ये आ जाएगी हमारा क्या बना लेगी? रीनल वेन। क्या बना लेगी? रीनल वेन। तो ये क्या करेगी? ऐसे ऐसे करके घेरे हुए रहती है। ये हो गई हमारी इफरेंट आर्टरी। पूरा यहाँ पर आ जाएगी और इसको क्या बोलेंगे? हमारा रीनल वेन। रीनल वेन क्या फर्दर आगे जाकर के वीना कावा से जुड़ जाएगी और पूरे शरीर में ब्लड को पश्च महाशिरा में जुड़ जाएगी। क्या बोलेंगे इसको? रीनल वेन। तो हम अब पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि हमारी इफरेंट आर्टरी लेकर के ब्लड को आई। तो ब्लड ने क्या कहा कि हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको फिल्टर कर दो। ब्लड क्या था? हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी गंदगी हो गई थी, ऐसे समझ लो। फिर तो ये क्या किया? ब्लड आया और ब्लड किसके थ्रू आया? एफरेंट आर्टरी के थ्रू। आर्टरी किसमें डिवाइड हो गई? बहुत सारी कैपिलरीज में। कैपिलरीज का गुच्छा बन गया। उसको क्या बोलते हैं? ग्लैमेरुलस। तो ग्लैमेरुलस से क्या हो गया? जो बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड आया। फिर ये जो हमारे कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? हमारा बोमैन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन कौन थे? हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा। तो ये प्याले लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है? उससे ग्लैमेरुलस से सारे फिल्टर को एकत्रित कर लेता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, लेकिन ये सब चीज इसी ग्लैमेरुलस कैप्सूल में आती, प्याले के अंदर आ जाती है। फिर क्या होता है हमारा? ये आगे जाकर के एक कुंडलित नलिका में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको यहाँ पर इसको बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये हो गया हमारा पीसीटी। क्या बोलते हैं इसको? समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका। जहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है चीजें। कुछ चीजें जो आगे भेज दी जाती है क्या? सिक्रीशन के लिए। और जो अच्छी अच्छी चीजें होती है वो क्या होती है? ये आर्टरी आई हमारी। तो ये जो आर्टरी होती है, केशिकाएं होती है, ये क्या कर लेती हैं? ब्लड को जो भी चीजें अच्छी वाली होती हैं उनको अपने अंदर दोबारा से एब्जॉर्ब करने लगती हैं। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? हमारे पीसीटी के अंदर।
फिर आता है ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, हेनली लूप। क्या बोलते हैं, हेनली लूप या लूप ऑफ हेनली। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनली, हेनली क्या बोलते हैं, हेनली, लूप ऑफ हेनली। यहाँ पर भी होता है हमारा O2 का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर क्या होता है, ये हमारी आगे जाकर के फिर से एक दूरस्थ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी कि दूर एक कुंडलित नलिका होती है, उसका काम भी होता है सेक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का, और जो भी चीजें वेस्ट मटेरियल होती है उनको बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर कौन सी ट्यूबुल हो गई, इसको बोलेंगे DCT। क्या बोलेंगे, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसको क्या बोलते हैं, दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। एक कुंडलित नलिका यानी बहुत ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, घूमी हुई होती है, जहाँ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, और क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ से निकाले जाते हैं। तो ये हमने पूरा सा पढ़ लिया। और फिर ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर रह गया, यहाँ पर क्या होता है, फिर यूरिन हमारा बन जाता है, और यूरिन कहाँ कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। किसके, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्रहित नलिका। क्या बोलते हैं, संग्रहित नलिका। इसी में क्या होता है, यूरिन हमारा कलेक्ट हो जाता है और फिर यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है, यूरेटर के थ्रू बाहर निकाल जाता है। ये ब्रांचेस होती है इसमें, और बहुत सारी DCT आकर के जुड़ती रहती हैं इससे। और इसमें एक ही थोड़ी ना DCT, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, तो बहुत सारे नेफ्रॉन से DCT निकल निकल के इसी क्या होता है, संग्रहित नलिका से जुड़ती रहती हैं, और ये जाकर के आगे यूरेटर में खुल जाती है। तो हमने ये सारा पढ़ लिया, और ये होती है फिर रीनल वेन क्या करती है, यहाँ से पहले हम पूरा स्ट्रक्चर ही समझ लेते हैं। तो अब पूरा स्ट्रक्चर शुरुआत से देखते हैं कि एफरेंट जो आर्टरी हमारी ब्लड को लेकर के आई, तो उसमें से क्या हुआ, जो जो चीजें हमें फिल्टर करनी थी वो हमने बोमैंस कैप्सूल के अंदर ले ली। किसके अंदर, बोमैंस कैप्सूल के अंदर। तो इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी आ गई। फिर ये क्या हुआ, हमारा ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर यानी कि DCT के PCT के पास पहुंचा। तो PCT जो होती है वो बोमैंस कैप्सूल के बहुत ही पास होती है, इसीलिए इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज्यादा जो हमारी एब्जॉर्प्शन यानी कि H2 वगैरह का जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारी PCT के पास ही होता है। फिर हमारा क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे एक्सक्रीट किए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, जैसे कि हमारे पोटेशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, ये सब सोडियम आयन हो गया। तो ये हमारे PCT के अंतर्गत, क्या इसके DCT के अंतर्गत, इसके DCT के अंतर्गत क्या आते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं। और इसमें हमारे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं DCT के अंतर्गत। फिर हमारा एक कलेक्टिंग डक्ट में खुल गया, और ये जो हमारा ब्लड क्या होता है, यहाँ से आर्टरी जो आती है ये वाली, ये एब्जॉर्ब करके ब्लड को फिर से कहाँ भेज देती है, रीनल वेन में, कहाँ, रीनल सिरा में भेज देती है। तो रीनल सिरा क्या करता है, आगे जाकर के वेना कावा से जुड़ जाता है, और वेना कावा फिर से शरीर को ब्लड सप्लाई कर देती है, वेना कावा हार्ट तक ब्लड को लेके जाता है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, की नेफ्रॉन में क्या क्या चीजें होती हैं और कहाँ कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हमने पढ़ लिया है ना। तो अब देखते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है हमारी नेफ्रॉन, खून के फिल्टर के लिए उत्तरदायी होती है, ब्लड फिल्टर करती है, ब्लड फिल्ट्रेट, जैसे कि ब्लड में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें फिल्ट्रेट, यानी फिल्ट्रेट पहले हम यूरिन नहीं बोल सकते, फिल्ट्रेट में हमारे बहुत सारी अच्छी चीजें और बहुत सारी वेस्ट मटेरियल भी आ जाते हैं। अच्छी चीजें जैसे ग्लूकोज भी आ गया हमारे ब्लड के अंदर होता है, तो उसको क्या किया जाता है, ब्लड में जो वेन्स आर्टरी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और 10% सिर्फ 1-2% ही जल जो जाता है पानी, वो यूरिन के थ्रू पास किया जाता है ना। तो अब इसका स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस, गुर्दे में इससे छोटी नलिकाओं का एक गुच्छा होता है जो रुधिर को छानने का मुख्य
कार्य करता है ना। तो ये शुरुआती भाग में स्थित होता है। क्या होता है, जैसे कि बहुत सारी गुच्छी आई, उसको क्या होगा, ग्लोमेरुलस ढके हुए होता है पूरा। फिर बोमैन संपुट आया। बोमैन संपुट एक प्याले जैसी संरचना होती है। बोमैन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस के साथ मिलकर काम करता है। तो अभी हमने बताया कि ये क्या होता है, जैसे कि हमारी ग्लोमेरुलस आई यहाँ से, केशिकाएं गुच्छा क्या आती हैं, ये आगे लेकर के आई एफरेंट आर्टरियल, ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और इससे क्या होता है, जुड़ा हुआ क्या होता है हमारा बोमैन्स कैप्सूल। ऐसे करके प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है हमारा बोमैन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, बोमैन्स कैप्सूल। यही क्या करता है, फिल्ट्रेट को एकत्रित करता है, गोल से केशिका गुच्छ से फिल्ट्रेट को ले लेता है। सारी चीजें जो होती हैं बोमैन्स कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं। तो बोमैन्स कैप्सूल एक प्याले जैसी संरचना होती है। ये देखो प्याले जैसी संरचना होती है और बोमैन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस के साथ मिलकर काम करता है। और यह रक्त से पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आयन, बहुत सारे जैसे H+ आयन को आगे चल के सिक्रीट कर दिया जाता है। किसके थ्रू, DCT के थ्रू। और हमारे बाइकार्बोनेट आयन भी आ जाते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में काम होता है। तो क्या होता है, पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आयन जैसे छोटे छोटे अणुओं को छानता है। क्या करता है, छानता है। ब्लड से क्या लेता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी फिल्ट्रेट को ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वृक्क में कितने निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे कि बोमैन्स कैप्सूल, समीपस्थ नलिका और हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। वही जो हमने अभी पढ़ा कि एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होता है और हेनले लूप होता है, यू आकार का स्ट्रक्चर होता है। कैसा, यू आकार का स्ट्रक्चर होता है। फिर DCT यानी कि PCT है, क्या है PCT, और ये क्या होता है DCT, दूरस्थ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो होते हैं हमारे 4 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। फिर क्या होता है हमारा, नेफ्रॉन क्या करता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे कि कोई जो भी है कुछ अच्छी चीजें होती है, जैसे कि हमारी ग्लूकोज हो गया और बाइकार्बोनेट आयन हो गया, अमीनो एसिड हो गया। तो ये सब क्या क्या करता है, हमारा ब्लड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम पूरा आप देख चुके हैं कि अब पूरा प्रोसेस हमने देख लिया। क्या क्या देख लिया हमने, हमारा उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, उसके पार्ट देख लिए। फिर हमने वृक्क का स्ट्रक्चर देख लिया कि वृक्क कैसा होता है, उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। फिर हमने देख लिया वृक्क के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी नेफ्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन को कलेक्ट करते हैं। उनको भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारा यूरिन बनता कैसे है ना, कि हमारा यूरिन बनता कैसे, क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमारा यूरिन जो होता है वो क्या करता है, मूत्र का बनना। तो मूत्र क्या बनना, सबसे पहले हम देखते हैं क्या होते हैं हमारा, कि छानने और शोषण करने के बाद अपशिष्ट पदार्थ और पानी क्या बनता है, छानने यानी जो हमारे ग्लोमेरुलस से क्या होता है, ग्लोमेरुलस से जब हमारा बोमैन्स कैप्सूल बहुत सारी चीजें लेता है, यानी कि प्रोटीन, वो ग्लूकोज और क्या होता है अमीनो एसिड और बाइकार्बोनेट आयन, बहुत सारे आयन जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी होते हैं, वो क्या कर लेता है, हमारे बोमैन्स कैप्सूल के अंदर ले लेता है। फिर क्या होता है, हमारी जो DCT होती है, PCT, यहाँ पर क्या होता है, ये कुंडलित नलिकाएं जो होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। इससे जुड़ करके क्या आती है हमारी आर्टरी, ऐसे 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 करके इसके पास से ही निकली होती है ना, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए ही होती है। तो ये क्या करेंगे, ये जैसे होगी हमारी PCT। तो PCT के अंदर क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का होता है, किसका, वाटर का, H2O का, और क्या होता है हमारा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और क्या होता है हमारे एमिनो एसिड अच्छे होते हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और क्या किया जाता है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन को भी क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, यहाँ PCT में एब्जॉर्ब कर जाता है। और ये ब्लड कैपिलरीज क्या आती है, आर्टरी, क्या है ये, रीनल आर्टरी या एफरेंट आर्टरी जो भी आई थी, ये क्या करेगी, जो भी मटेरियल है, जो भी सब्सटेंसेस है, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी।
तो सबसे पहले छानने और शोषण के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ और पानी, फिर क्या हो गया, परिवहन करेगा, ट्रांसपोर्ट की मूत्र क्या होता है, मूत्रवाहिनी से कहा जाता है हमारे मूत्राशय में। जैसे कि हमारी मूत्रवाहिनी निकली हुई थी, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमारी क्या निकली थी, किडनी से क्या निकली, ये हमारी किडनी हो गई। तो इनसे क्या निकली थी, ये हमारी यूरेटर क्या निकली थी, यूरेटर क्या निकली, यूरेटर। तो यूरेटर जो होती है वो क्या करती है, फिर से आगे इसमें ब्लैडर में खुलती है, यूरेथ्रा में खुलती है। इसमें ब्लैडर, ब्लैडर क्या है, कलेक्टिंग, वो है कलेक्ट करता है यूरिन को, किसको, यूरिन को। फिर आगे क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, मूत्राशय। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस कि कैसे परिवहन होता है यूरिन का। फिर क्या होता है, कलेक्टिंग, कैसे कलेक्ट किया जाता है यूरिन को। तो यूरिन हमारा क्या होता है, मूत्रवाहिनी के थ्रू आता है और ब्लैडर में एकत्रित हो जाता है, किसमें, ब्लैडर के अंतर्गत एकत्रित हो जाता है। फिर क्या होता है, ब्लैडर जो भर जाता है, पूरा जब ब्लैडर भर जाता है तब क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स होते हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगे कि अब हमारा जो ब्लैडर है वो भर चुका है, तो उसको बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर दो, क्या कर दो, एक्सक्रीट कर दो। तब हमारा जो ब्लैडर है उसके यूरिथ्रा की सहायता से जो यूरिन है उसको पास कर देता है, क्या कर देता है, पास कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। तो ये हो गया हमारा यूरेथ्रा, उसके थ्रू क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, उत्सर्जन हो गया यूरिन का, किसका, यूरिन का। तो हमने ये देख लिया कि क्या क्या चीजें यूरिन में क्या क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर हमने क्या क्या परिवहन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर हम देखते हैं कि हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, उत्सर्जन कैसे होता है। प्लांट्स के अंदर जैसे हमारे शरीर में तो उत्सर्जन के लिए क्या क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, हमारा किडनी कार्य कर रहा होता है। वैसे ही पौधों में भी उत्सर्जन होता है, क्या होता है, पौधों में एक्सक्रीशन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे CO2 और O2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे कि ट्रांसपोर्ट होता था, परिवहन होता था, उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होती थी वो भी क्या बाहर निकाली जाती है, पौधों के द्वारा क्या की थी, बाहर निकाली जाती है। जैसे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे ऑक्सीजन और अतिरिक्त जो भी पदार्थ है उनको क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो वही हमारे प्लांट्स का एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे कि हमने क्या देखा था कि हमारे जैसे ट्रांसपिरेशन के थ्रू, क्या, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, जैसे पत्ती है तो पत्ती पर क्या पाई जाती थी, ये पत्ती हो गई, तो पत्ती पर क्या पाए जाते थे, स्टोमेटा, क्या पाए जाते थे, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो पाए जाते थे ये हमारे क्या हो गए, छोटे छोटे छिद्र हो गए, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू पानी क्या होता है, बाहर निकलता है, क्या होता है, पानी और गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसी के थ्रू हमारा एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होता है, क्या होता है, उत्सर्जन, स्टोमेटा के थ्रू ही उत्सर्जन होता है, यानी रंध्र के, ये स्टोमेटा है, इनके थ्रू ही उत्सर्जन होता है। और बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि हमारे जाइलम से क्या होता है, गोंद निकलता है, क्या होता है, जैसे कि जाइलम की सतह पर बहुत सारी बन जाती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, पदार्थ होते हैं, तो वो हमारे जाइलम के आसपास ही निकलते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद वो बाहर की ओर निकल आते हैं, कैसे, ये देखो हमारे गोंद की जैसे, ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोंद। तो इसी को जो एक्सक्रीशन के थ्रू प्लांट बाहर निकाल देते हैं, क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और कुछ गैसीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड शोषण के लिए उत्पादित पत्तियों में स्टोमेटा और तनों में लेंटिसल सेल पाई जाती है। वही जो हमने बात किया कि हमारी जो पत्तियां हैं, पत्तियों पर क्या पाया जाता है, जैसे ये पत्तियां हैं तो पत्तियों पर क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, क्या होता है, स्टोमेटा। और ये जो तना होता है, तनों पर क्या पाया जाता है, लेंटिसेल्स पाई जाती हैं, क्या होती हैं, लेंटिसेल्स पाई जाती हैं। लेंटिसेल्स क्या करती हैं, ये भी उत्सर्जन का काम करती हैं, क्या करती है, CO2 को बाहर निकालती हैं। कभी कभी जैसे रात के टाइम में क्या करते हैं प्लांट्स, श्वसन करते हैं, श्वसन के थ्रू उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं ना। रात में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वो दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, जब रात में होता है तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकालते हैं, है ना।
तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो इसमें क्या होता है, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलते हैं। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, एक अपशिष्ट पदार्थ हो गया, लेकिन वो हमारे लिए मतलब लाभदायक होती है। तो हमने देख लिया ये क्या होता है, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकल गई। फिर हमारा जल अपव्यय के रूप में निकल गया। तो जल अपव्यय कैसे होता है, तो प्लांट्स में क्या होता है, गटेशन। क्या होती है गटेशन, जैसे घास वास पर जब आप सुबह सुबह चलते हैं तो देखते हैं कि वाटर की छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में हमें चलने पर महसूस होता है। तो वो प्रक्रिया क्या होती है, गटेशन के थ्रू। जैसे कि हमारा जो प्लांट्स है वो एक्सेस अमाउंट में क्या कर लेता है, बहुत ही अधिक मात्रा में पानी को अवशोषित कर लेता है। फिर क्या होता है, रात के टाइम में या सुबह के टाइम में, सुबह सुबह बहुत ही सुबह पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, उसी को क्या कहते हैं, गटेशन। पत्तियां क्या करती हैं, एक्सक्रीट कर देती हैं पानी को। किसको, पानी को एक्सक्रीट कर देती हैं। तो क्या हो गया, जल अपव्यय, यानी कि एक्सक्रीशन हो गया जल का। उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह हानिकारक पदार्थ भी होते होंगे, है ना। फिर हमारा होता है अपशिष्ट भंडारण। भंडारण जैसे होता है, कुछ एक्सक्रीशन होते हैं, जैसे टैनिन है, रेजिन है, गोंद है। तो ये क्या होते हैं, बाहर शरीर के अंदर, बाहर वो पौधों की बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो टैनिन हो गया, गोंद और आवश्यक तेल जैसे अपशिष्ट पदार्थ पुराने जाइलम, जैसे हमने अभी बात की थी, जाइलम और छाल पत्तियों में जमा हो जाता है, जो अंततः झड़ जाते हैं। क्या कर देते हैं, झड़ जाते हैं। आपने गोंद तो देखा होगा मार्केट में बिकते हुए कि मतलब गोंद से बहुत सारी चीजें बनाई भी जाती है। तो वो क्या हो गया, हमारे प्लांट का अपशिष्ट पदार्थ ही होता है। रेजिन, जैसे आपने हींग खाई होगी, है ना। तो जो हींग होती है वो क्या होती है, रेजिन होती है, जड़ों से निकलती है। किससे, जड़ों से निकलती है, वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ ही होता है प्लांट्स का। और आपने रबर देखी होगी, क्या होगी, रबर जैसे बनती है, जो लैटेक्स होता है, तो वो भी क्या हो गया, जैसे ये हमारा उधर लगा होगा स्लाइड, क्या होती है, लैटेक्स। लैटेक्स भी क्या होता है, हमारा अपशिष्ट पदार्थ ही होता है, जो प्लांट्स के थ्रू निकलता है। फिर जड़ों द्वारा एक्सक्रीशन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है। जड़ों में, जड़ें क्या करती है, पानी के अंदर ही, अपना मिट्टी के अंदर ही एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं, उनको रिलीज कर देती हैं, है ना। तो जड़ों में भी बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो सीधे मिट्टी में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बनते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, पूरा उत्सर्जन पढ़ा कि क्या क्या चीजें हमारे अंदर होती हैं और कैसे कैसे उत्सर्जन किया जाता है, ब्लड से कैसे उत्सर्जित पदार्थ को बाहर किडनी हमारी निकालती है। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उनसे। तो हमारा क्या देखते हैं, पहला क्वेश्चन, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। तो हमारे अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, वृक्क तो करते नहीं है, लेकिन हमारा जो लीवर है, लीवर क्या करता है, लीवर ही क्या करता है, हमारा अमोनिया से क्या करता है, यूरिया में परिवर्तन करता है। क्या करता है, यूरिया में परिवर्तन करता है। ये हमारा लीवर हो गया। क्या हो गया, लीवर। तो लीवर के अंदर ही क्या होता है, हमारा यूरिया बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, यूरिया। जैसे प्रोटीन का उपचय होता है, मेटाबॉलिज्म, तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही हमारे जो अमीनो एसिड हैं, उनके जो विमानीकरण से हमारा बनता है अमोनिया। अमोनिया को फिर से क्या किया जाता है, यूरिया में परिवर्तित किया जाता है, तब जाके हमारे जो किडनी है, यहाँ पर क्या बनती है, हमारी यूरिया, NH3। NH3 को कन्वर्ट कौन करता है, कन्वर्ट करता है हमारा लीवर। क्या करता है, लीवर किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया। और यूरिया कहाँ जाती है, ये जाती है हमारी किडनी, और इसको क्या कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू पास कर दिया जाता है। तो यानी बनता कहाँ है, सबसे पहले हमारे यकृत में। क्या होता है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है, लीवर करता है। और यूरिया का एक्सक्रीशन कौन करता है, बाहर कौन निकालता है, यूरिन के थ्रू, वो हमारा वृक्क करता है। कौन, ये हो गया हमारा वृक्क, किडनी। फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित वृक्कों का कार्य करता है। वृक्क क्या कार्य करते हैं, अभी हमने पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से समझ लिया है कि हमारी जो किडनी है वो कौन सा काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, उत्सर्जन का काम करती है। किसका, एक्सक्रीशन का काम करती है, अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। फिर हमारा
आता है थर्ड वाला क्वेश्चन कि बोमैन संपुट भाग है। बोमैन संपुट किसका भाग है? तो हमने देखा था जैसे हमारे नेफ्रॉन था, क्या होता है नेफ्रॉन? नेफ्रॉन में क्या होता है? ये हमारा ग्लैमेरुलस हो गया, और ग्लैमेरुलस से क्या होता है हमारा जुड़ करके ये एक आती है संरचना, उसको क्या बोलते हैं? बोमैन्स कैप्सूल। ये होता है ये क्या करता है? कलेक्ट करता है किसको? फिल्ट्रेट को। किसको? फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है। किसको? फिल्ट्रेट को। फिल्ट्रेट को संग्रहित करता है। क्या करता है? संग्रहित करता है। और ये हो गया हमारा ग्लैमेरुलस। क्या हो गया? ग्लोमेरुलस हो गया। ये क्या होता है? कोशिकाओं केशिकाओं का गुच्छा होता है, कैपिलरीज का गुच्छा होता है, और इन्हीं से क्या होता है? ब्लड छनकर इसमें आ जाता है। ब्लड क्या होता है? छन करके बोमैन्स कैप्सूल के अंतर्गत आ जाता है। तो क्या होगा? बोमैन संपुट भाग है। पित्तवाहिनी का तो नहीं हो सकता, अग्न्याशय वाहिनी का भी नहीं हो सकता, प्रोटेस्ट ग्रंथि का भी नहीं हो सकता, तो किसका भाग है? हमारे वृक्क नलिका का, वृक्क ट्यूब्यूल का। फिर हम देखते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझाते हैं? तो गर्मियों में किसके कारण पौधे मुरझाते हैं? तो गर्मियों में क्या होता है हमारा? ट्रांसपीरेशन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण हमारे जो प्लांट्स हैं वो मुरझाते हैं। दिन में क्या होता है? स्टोमेटा, जो बहुत सारी गर्मी पड़ती है तो क्या होता है? हमारे स्टोमेटा खुले रहते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा खुले रहते हैं, जिसके थ्रू बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है? हमारा वायु बाहर निकल जाती है। क्या? हमारी वायु बाहर निकलती रहती है, यानी पानी बाहर निकलता रहता है, पानी बाहर निकल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण हमारे पौधे मुरझाते हैं। फिर हमारे देखते हैं कि मूत्र निर्माण कहाँ होता है। तो मूत्र निर्माण हमारा कहाँ होता है? देखो, वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तुम्हारा मूत्र निर्माण अभी हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया कि कहाँ से क्या क्या चीजें आती है, कैसे फिल्ट्रेट आता है, फिल्ट्रेट से हमने एब्जॉर्ब किया, फिर एब्जॉर्ब करके फिर हमने कलेक्टिंग डक्ट में भेजा, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? हमारा यूरिन कलेक्ट हो जाता है, फिर क्या होता है? हमारा यूरेटर के अंदर आता है, यूरेटर से फिर हमारे यूरेथ्रा भी, यूरेथ्रा से क्या करता है? हमारा यूरिन को रिलीज कर देता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये मूत्र निर्माण होता है कहाँ? वृक्क में। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, अब हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो हम आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर जो क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।